नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आज जो हमारा फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है पेपर 5 का, उसका हम लोग यहाँ पर आंसर डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों को आंसर कैसे करना है। ठीक है, वहीं पर हमारा एलटी का प्रोग्राम चल रहा है, अंकित सर के द्वारा क्लासेस की जा रही हैं, वहां पर आप लोग क्लासेस कर लीजिए, उससे काफी फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई मैसेज आए थे कुछ ग्रुप में कि पेपर 5 के लिए कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, कोई भी एक मार्केट से बुक उठा लीजिएगा अच्छी सी, और बाकी हम लोगों के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हम लोगों ने ग्रुप पे आप लोगों को अपलोड करवा दिए हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे सारे नोट्स जो भी हम लोगों ने यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करवाए गए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, और क्वेश्चन को हमें कैसे करना है ये हम लोगों को देखना है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये 125 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, जो वहां पर आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 डे के हिसाब से, डे बाय डे चल रहा है जो, उसका ही आंसर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। ठीक, तो वहां से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और जमा कर दीजिएगा अपना आंसर। फिर यहाँ से आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि क्या फॉर्मेट में आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को जैसा भी लगेगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व पर चर्चा करनी है। देखिए, तो जैसे मान लो आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी, है ना। तो हिस्ट्री में आप लोगों ने मोटा मोटा पूरा लगभग देखा जाए तो आप लोगों ने पूरे भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान में जितने में भी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, वो आप लोगों ने सारी की सारी कंप्लीट की होगी। तो अब लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें देना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर बल देना है ना, क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता देगी। अब जो पेपर 5 एंड 6 है उसमें क्या है, पूरा मतलब आपने ऑल ओवर पेपर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो 1, 2 और 3 ही है इसमें एक तरीके से देखा जाए, लेकिन बस वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक, इतना समझ में आ गया है। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, कोई सी भी एक बुक उठा लीजिएगा, चाहे तो आप दृष्टि की ले लीजिए या फिर ध्येय आईएएस की भी ले सकते हो, अच्छी बुक है वो भी। तो वहां से आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को फैक्ट पता चल जाएंगे, है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो वो एक ओवरव्यू पूरे इंडिया का लेते हैं, तो वहां से शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की चीजें कुछ छुप जाती हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की चीजों को देखोगे तो वो पेपर 5 एंड 6 में आ जाएगा। तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पेपर 5 एंड 6 के लिए उत्तर प्रदेश की चीजों के नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी है वो सारी हम लोग यहाँ भी डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपने स्तर पर भी मेहनत कीजिएगा और हम लोग भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, तो दोनों के साथ साथ के साथ हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, और इसमें क्या गलतियां हैं या फिर आप लोग क्या ऐड करें या कैसे आप लोगों को लिखना है वो हम लोग देखते हैं। जो कॉपी उसमें आती है ना, उसी कॉपी में से एक कॉपी हम लोग कोई सी भी रैंडमली उठा लेते हैं, उसको ही डिस्कशन कर दिया जाएगा। थोड़ी सी राइटिंग इसकी अच्छी है इस वाली कॉपी की, तो हम लोगों ने इसको ही फॉर्मेट के तौर पर यूज किया है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व पर चर्चा करनी है 125 शब्द में। अब सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, अगर आपसे 125 शब्द में पूछ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा 130 शब्द लिख दीजिएगा, है ना। लेकिन उसमें कोशिश कीजिएगा कि 150 शब्द तक नहीं फंसे रहिए, नहीं तो आप अगर 150 क्वेश्चन तक, आप इसमें 150 शब्द तक अगर इसमें लगे रहोगे, तो फिर ये रहेगा ना कि और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, है ना। अगर 20 क्वेश्चन हमारे आने हैं तो 20 क्वेश्चन हम लोगों के देखा जाए तो कंप्लीट होने चाहिए यहाँ से, है ना। 20 के 20 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और विकसित, अब देखिए इसमें आप लोग ये देखिएगा कि इंट्रो जो है ना, वो कितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिखिएगा। अगर कोशिश करो तो इसको 20 से 25 शब्द में खत्म कर लीजिएगा। इंट्रो सबसे बढ़िया यही माना जाएगा, इससे ज्यादा में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, ये इंट्रो देखिए ज्यादा में है ना। तो अब इसमें से देखिए, इन्होंने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। ठीक, आप लोगों को भी पता है और एग्जामिनर को भी ये पता है, तो आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि देखिए सीधे सीधे आपके 10 से 15 शब्द कम हो रहे हैं, है ना। अब यहां से आप लोग लिख सकते थे कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष ऐतिहासिक महत्व है, इसके भौगोलिक विस्तार और सिंधु तथा गंगा के मैदानों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रदानों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का घर है, जो सभ्यता की विशाल पहुंच को दर्शाता है। इतना आप लिख देते तो आपका इंट्रो बेहतर माना जाता है ना। हो सकता है आप पॉजिटिव वे में और भी कुछ लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही शब्द लिखो, लेकिन मैं एक देखा जाए तो फॉर्मेट के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को करना है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल दिखाए गए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो उनको और यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, तो कौन कौन से स्थल है, आलमगीरपुर मेरठ में हो गया। ये क्या काय के लिए फेमस है, तो ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम लोग देखिए एक फॉर्मेट ऐसे पढ़ते हैं ना, तो एक नॉर्थ पॉइंट देखते हैं, एक साउथ पॉइंट देखते हैं, और एक यहाँ पर
देखा जाए तो ईस्ट पॉइंट देखते हैं और एक वेस्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को पता है कि जो ईस्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा वो आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये वही स्थल है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर कहाँ पर मिल जाएगा आपको? मेरठ में मिल जाएगा। ठीक, ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबको पता है, तो एक ये पॉइंट लिख दीजिएगा। फिर सनौली, सनौली कहाँ पर है? बागपत में, वो भी मेरठ से लगा ही हुआ एरिया है। तो यहाँ पर रथ, ताबूत, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए तांबे के शस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो आप लोगों को एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, साफ साफ कम से कम दिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि आप बर्तनी अशुद्ध नहीं करिएगा। अगर आप बर्तनी अशुद्ध किए तो क्वेश्चन अच्छा होते हुए भी अगर एग्जामिनर ने 3-4 गलतियां आपकी पकड़ ली तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना। बहुत अच्छा आंसर लिखने के बाद भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है शस्त्र लिख दिया, ये गलत हो गया, शस्त्र है ना, ये बर्तनी अशुद्धि हो गई। तो यहाँ पर शस्त्र आप लिख लीजिएगा, है ना, शस्त्र, ठीक, शस्त्र ठीक लिख लीजिएगा। फिर हुलास, हुलास आपको मिल जाएगा सहारनपुर में, जहां पर मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, तो ये मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस हो गया। फिर मांडी कहां पर मिलेगा आपको? मुजफ्फरनगर में, और ये किस लिए फेमस है? ये हड़प्पा प्रभाव के कुछ साक्ष्य मिले थे यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के। काम्पिल फतेहपुर में मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिला था? प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले थे यहाँ पर, ठीक है। ये मोटे मोटे हम लोगों ने 5-6 कह सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। तो ये 5-6 को आप याद कर लीजिएगा, और इनको लिखा है, बढ़िया लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर एक आप मानचित्र तुरंत के तुरंत बना दीजिएगा, बहुत अच्छा मानचित्र ये बना हुआ है साथ के साथ, ठीक, रफली मानचित्र हम लोगों ने बनाया। मानचित्र ऐसा नहीं बनाना है कि यहाँ पर इतनी सारी की सारी जगह घेर ले वो, है ना। तो इसमें सिर्फ हमें इतना करना है, जैसा इस कॉपी में बना हुआ है मानचित्र, वहीं के वहीं आप लोग भी बना लीजिएगा एक छोटा सा मानचित्र, जैसे इसमें बना हुआ है। देखिए बहुत अच्छा मानचित्र बना हुआ है ये। और देखिए यहीं पर छोटे छोटे शब्दों में आप हुलास दिखा दीजिए, सलोनी दिखा दीजिए, आलमगीरपुर, मांडी दिखा दीजिए, और फतेहपुर में यहाँ पर काम्पिल भी दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका मानचित्र बेहतर माना जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब महत्व की बात की गई है, तो महत्व में हम लोगों को 4-5 पॉइंट तो याद रखने ही है। सांस्कृतिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, है ना। और इसके बाद अगर आप देख सकते हो सामाजिक भी हो सकता है, पुरातात्विक भी होता है। लेकिन अगर बात इतिहास की हो रही है या किसी सभ्यता की हो रही है, या फिर मान लीजिए मिडाइवल हिस्ट्री में कहीं कोई बात हो रही है, तो वहां पर आप पुरातात्विक महत्व जरूर दर्शाइएगा। तो देखिए सांस्कृतिक में देख लेते हैं, पूर्वी सीमा का प्रतीक हो गया ये, ठीक, क्योंकि पूर्वी सीमा ही है जो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा ही है जो उत्तर प्रदेश से टच करती है। तो पूर्वी सीमा का प्रतीक हो गया, जो पंजाब तक सीमित ना रहकर गंगा यमुना दोआब तक फैली हुई है। देखिए सबसे पहले तो हमें शब्द सीमा बहुत कम करनी है, कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा शब्द सीमा ना हो। अगर शब्द सीमा ज्यादा होगी तो फिर हम फंस जाएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इतना भी लिख सकते थे कि पंजाब तक सीमा, ये पंजाब तक सीमित ना रहकर इतना लिख सकते थे आप, गंगा यमुना दोआब तक फैली थी। तो गंगा यमुना दोआब तक का मतलब ही हो जाएगा कि पंजाब से आगे ही निकल गई ये चीजें, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, आप लोग एक सेकंड इंडिया के मैप में समझ लीजिएगा, नॉर्थ इंडिया सिर्फ बना लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए इंडिया है, तो पंजाब यहाँ पर है। अब ये वाला एरिया पूरा हमारा हो गया हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये पता है कि जब पंजाब से आगे जाएंगी तभी तो यूपी में चीजें जाएंगी। तो सीधा हम लोगों ने देख लिया कि गंगा यमुना दोआब लिख दिया यहाँ पर, तो ये पॉइंट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ भी हमें ये भी पता चल गया कि हाँ भाई पंजाब से आगे की बात हो रही है, क्योंकि यूपी की हम लोग विशेषता यहाँ पर महत्व को दिखा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितने शब्द, सीधे सीधे 10 शब्द कम हो जाएंगे हमारे की नहीं, और चीज भी वही है, मतलब समझ में भी आ जाएगा और कम भी लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कृषि एवं बसावट का प्रमाण, यहाँ धान और जौ के अवशेष मिले हैं। तो ये बसावट नहीं होगा, बनावट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ बर्तनी पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राइटिंग पर ही ध्यान नहीं देना है, उसके साथ साथ आपको बर्तनी पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या मिले हैं? धान के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, जो विकसित कृषि पद्धति को दर्शाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। इसके बाद शिल्पकला और व्यापार के मन के मिट्टी के खिलौने और ताम्र औजारों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश यह क्षेत्र व्यापारिक और शिल्प केंद्र से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ये बेहतर हो गया। अब देख लीजिए ऐतिहासिक महत्व की बात हो रही है, तो ऐतिहासिक महत्व में क्या लिख दिया जाएगा इसमें? यह स्थल भारत में सभ्यता प्रसार की दिशा बताता है, ठीक है। गंगा यमुना घाटी में सभ्यता प्रसार हड़प्पा प्रभाव से बना हुआ है, और हड़प्पा पतन के बाद वैदिक सभ्यता और जनपद कालीन सभ्यता का भी उदय हुआ। जब हड़प्पा का पतन हो गया तो वैदिक सभ्यता और जनपद कालीन सभ्यता, जो महाजनपद आए हमारे, उनका भी मतलब कह सकते हैं एक तरीके से उदय हुआ है, तो ये ठीक है। फिर पुरातात्विक महत्व की बात कर लेते हैं। पुरातात्विक महत्व में क्या है? आलमगीर की खुदाई 1958 में यशपाल और बीबीलाल द्वारा मिले अवशेषों ने भौगोलिक सीमा के विस्तार तक स्पष्ट किया। तो अगर इतना फैक्ट नहीं भी आ रहा है तो आप सीधा ये लिख सकते थे यहाँ पर, यह स्थल सांस्कृतिक संक्रमण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक।
आलमगीरपुर के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो लिख ही दोगे। फिर देखिए बात हो गई है, महत्व हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कंक्लूजन की कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए भी वही कितना, आप लोग 20 से 25 शब्द से ज्यादा आपको नहीं जाना है। देखिए 20 से 25 शब्द आपके इंट्रो में हो गए, ठीक, और 20 से 25 शब्द हो गए हैं आपके कंक्लूजन में। अब कितना शब्द बचा हुआ है, लगभग लगभग अपना बचा हुआ है 80 शब्द के आसपास, है ना। तो 80 से 90 शब्द में आप लोग मेन बॉडी जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार, सांस्कृतिक प्रभाव और भारतीय सभ्यता के विकास के क्रम में जोड़ता है, जिसके बाद के वैदिक और ऐतिहासिक भारत की संस्कृति की नींव तैयार करता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 125 शब्दों में आप लोगों को कंप्लीट करना है, और इसमें लिखा हुआ है ये कम से कम 200 शब्दों में, है ना। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको यहाँ पर शब्द कम करना है, ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समय खराब बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैं यहीं पर बता दे रहा हूं कि आपको डेली जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पेपर 5 के, जो फ्री आंसर राइटिंग चल रही है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर दिए जा रहे हैं। तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। और डे 8 वहां पर कंप्लीट हो गया है, डे 9 चल रहा है, आज डे 9 के टॉपिक मिल गए हैं। तो सुबह आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे के आसपास, शाम को 7 से 8 के बीच में आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, फिर 24 घंटे में आपको वो लिखने होते हैं, और 48 घंटे के अंदर हम लोग उसको चेक करवा के आपको दे देते हैं, ठीक। तो आप लोग ऐसे लिखते रहिएगा जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, कम से कम इस गति से चलना है, बैठना बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में महाजनपद कालीन स्थलों की पहचान कीजिए, उनका महत्व समझाइए। ये 200 शब्द में है, ठीक। अब जो उत्तर प्रदेश में महाजनपद कालीन स्थल है, तो महाजनपद कालीन 16 स्थल है वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में टोटल, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने हैं टोटल, तो 8 मिल जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में। तो वो 8 के 8 आपको कम से कम याद होना चाहिए, और 8 की कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल्स के साथ साथ उनका महत्व, वहां पर क्या उनकी विशेषता है वो एक पता होना चाहिए कि जब आप वहां पर दर्शाओ महाजनपद कालीन स्थल को, तो आपको उनका एक एक या 2 पॉइंट किसी स्थल की उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप लिख सको। क्योंकि प्री में तो देखिए डायरेक्ट पता चल जाता है, आपको लोकेशन पूछ लेगा या फिर महाजनपद काल है या नहीं है ये पूछेगा, लेकिन मेंस में आपको कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट तो पता होने चाहिए ना किसी महाजनपद काल के। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है पहले ही, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये लिखना है 200 शब्द में। अब देख लीजिए इसकी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो भूमिका, महाजनपद काल भारत के इतिहास में राज्य व्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण युग था, और उत्तर प्रदेश इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत केंद्र स्थल था, ठीक है। तो ये ठीक है, भूमिका ठीक है, और कम से कम ये 20 से 25 शब्द में है, ये भी बेहतर है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए इसको जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 8 प्रमुख महाजनपद हैं, अब हम लोग उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन से महाजनपद स्थल हैं। काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, सूरसेन, कुरु, पांचाल और चेदी, ठीक। तो आप लोगों को 3 तो के याद कर लेने हैं सबसे पहले। 3 के हो जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा आदि कौन सा, काशी, कौशल और कुरु, है ना। ये 3 तो के हो गए हैं, यूपी के महाजनपद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। फिर आपको वहीं पर मिल जाएगा मत्स्य और मल्ल, वत्स और मल्ल हो जाएगा, ठीक। सूरसेन, और यहाँ पर एक और हो गया पांचाल, ठीक। 8 के 8 हो गए। चेदी बुंदेलखंड वाला एरिया है जो, वहां भी यूपी में आ जाएगा, तो ये हो गया चेदी। अब ये हमें 8 स्थल जो महाजनपद काल थे वो हम लोगों ने देख लिए। फिर इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मैप बना देंगे एक छोटा सा, जो कि ये मैप बना हुआ है, शानदार बना हुआ है। ऐसे ही मैप बनाना है आपको, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, या बहुत ज्यादा जगह भी नहीं घेरनी है, क्योंकि मैप ऐसा कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इनको लोकेशन भी पता है और हमारा काम भी हो जाए, ठीक। तो देखिए पांचाल, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, सूरसेन और कुरु, सारे के सारे हो गए। सूरसेन जो है मथुरा वाला एरिया, और चेदी जो है आपका ये हो गया आपका बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं इनकी ब्रीफ नॉलेज थोड़ी सी, कि कैसे आप लोगों को लिखना है। काशी, काशी की कैपिटल्स क्या है, बनारस, और वर्तमान क्षेत्र कहां पर है, वाराणसी पर। आप लोगों को ये 2 पॉइंट लिख दिए। फिर महत्व जरूर लिखना है। आप चाहते तो काशी से सीधे अगर आपको शब्द सीमा अगर मान लीजिए यही 125 शब्द में दिया होता, तो आप फिर इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पर नहीं लिखते, सीधा महत्व ही दर्शा देते, क्योंकि महत्व लिखना बहुत जरूरी है। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है, जो आज भी वर्तमान में भी धार्मिक स्थल है, आप लोगों को तो पता ही है, काशी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौशल। कौशल की कैपिटल्स क्या है, श्रावस्ती उत्तरी और कुशामती थी दक्षिणी। तो ये तो आपको पता होगा, क्योंकि प्री में फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है, तो आप लोगों ने ये रट रखा होगा। चलिए लेकिन अभी देखा जाए तो इसका महत्व क्या है। महत्व है श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख स्थल रहा है, और ये पूछा भी जाता है ना।
ये तो पूछ भी लिया जाता है, जो श्रावस्ती इसकी कैपिटल से ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थल है जो कि दोनों के लिए मतलब माना जाता है, बौद्ध और जैन के लिए। तो ये हो गया है आपका बौद्ध और जैन दोनों का स्थल हो गया। ठीक, फिर वत्स की बात कर लेते हैं। वत्स की कैपिटल क्या है? कैपिटल तो कौशाम्बी है। प्रमुख क्षेत्र जो अभी प्रयागराज वाला है और बांदा वाला एरिया भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन महत्व क्या है इसका? महत्व पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है। गंगा यमुना दोआब के कारण व्यापार का प्रमुख केंद्र, राजा उदयन द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण यहाँ पर दिया गया था। कहाँ पर? वत्स में। ठीक, कौशाम्बी में देख सकते हैं, तरीके से कह सकते हैं। फिर आ गया मल्ल। मल्ल की कैपिटल्स क्या है? ये है कुशीनगर और पावा। वर्तमान क्षेत्र कौन सा? देवरिया वाला हो गया। लेकिन महत्व की बात करें तो यहाँ पर यह एक गणतांत्रिक राज्य था। ठीक है, यहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो पूछते हैं ना कि महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा मल्ल के अंदर जो आता है कुशीनगर। ठीक, तो वही है, ये भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्त किया था कहाँ पर? कुशीनगर में। फिर सूरसेन जो मथुरा वाला इलाका है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। महत्व क्या है यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण की पूजा का केंद्र रहा है और बौद्ध धर्म का भी केंद्र रहा है। मतलब जो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों में से बहुत से लोग मथुरा जाते होंगे, तो कृष्ण के लिए तो फेमस है ही, कृष्ण नगरी भी बोलते हैं उसको, और बौद्ध धर्म के लिए भी वो केंद्र था उस समय महाजनपद काल के लिए। ठीक, फिर कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल है, दिल्ली के किनारे ही। ठीक, इसमें देखा जाए तो हरियाणा वाला एरिया भी आ जाता है थोड़ा सा, मेरठ दिल्ली और आसपास का क्षेत्र आ जाता है। महत्व क्या है? आर्य संस्कृति का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, ये महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक, इतना आप लोग समझ सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पांचाल। तो पांचाल का जो क्षेत्र था वो बरेली और बदायूं वाला क्षेत्र था। उसकी कैपिटल्स क्या थी? काम्पिल्य थी, सबको पता है। महत्व देख लेते हैं। ये जो है ना कान्य कुंज जैसा प्रसिद्ध शहर इसी राज्य में स्थित था। ठीक, चेदी, चेदी जो एरिया है वो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, झांसी महोबा तक जो एरिया फैला हुआ है, झांसी से महोबा तक, कुछ एमपी का भी भाग इसमें लगता है, तो वो है आपका चेदी बुंदेलखंड वाला एरिया। ठीक, महत्व क्या है? यह दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास को समझने में मदद करता है। ये बेस्ट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, अब महत्व देख लेते हैं। धार्मिक महत्व क्या कह रहे थे? तो बौद्ध और जैन का विकास हुआ, बिल्कुल ठीक है। सारनाथ बौद्ध का प्रथम उपदेश भी माना जाता है, ये सारनाथ जो है इसमें ही आता है। श्रावस्ती बुद्ध का प्रथम प्रवास माना जाता है, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण और पापा में महावीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर राजनीतिक महत्व की बात करें तो राजनीतिक महत्व में क्या हुआ है? महाजनपदों का राजनीतिक केंद्र रहा ये, और राजतंत्र से गणतंत्र की ओर परिवर्तन भी हुआ है। पहले राजतंत्र चलता था, लेकिन फिर वो गणतंत्र में परिवर्तित होने लगे थे, बड़े बड़े बनने लगे थे, है ना। और आर्थिक महत्व, व्यापारिक नगरों का उदय हुआ और पंचमार्ग के सिक्कों का भी प्रयोग किया गया, तो ये भी ठीक है आर्थिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व क्या रहेगा? वैदिक परंपरा प्लस शहरी जीवन, नई धार्मिक विचारधारा। पांचाल और कुरुक्षेत्र शिक्षा और संस्कृति के प्राचीन केंद्र रहे। ठीक है, ये बेस्ट है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसमें कंक्लूजन क्या लिखा है। तो कंक्लूजन में लिखा है उत्तर प्रदेश महाजनपद कालीन स्थल गौरवशाली अतीत के प्रतीक है। यह क्षेत्र प्राचीन भारत का राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, हस्तिनापुर जैसे स्थल भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। देखिए अब एक गलती यहाँ पर है, क्या है कि जब हम लोग या तो इंट्रो लिख रहे हो या कंक्लू लिख रहे हो, तो इसमें क्या करना है कि हमें पैरा चेंज नहीं करना है, एक ही पैरा में इसको समाप्त करना है। तो पैराग्राफ का आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रो और कंक्लूजन में बिल्कुल भी नहीं देना है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, आप लोग जितने डायग्राम का यूज कर सके डायग्राम का करिए, और कुछ प्रमुख चीजों को रेखांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर चीजें रेखांकित नहीं है, लेकिन आप लोग इसको रेखांकित कर सकते हो, जिससे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपकी जो कहानी लिखी हुई है, आपके जो पॉइंट्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग कर सकते हो, रेखांकित जरूर करिएगा, है ना। और डायग्राम आप लोग जितने यूज कर सको, डायमेंशनल चीजें जितनी भी इस कॉपी को सजा सकोगे, उतना आपको फायदा होगा। आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो तो यही है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं डे 2 का कॉपी, है ना। अभी डे 1 का हो गया क्वेश्चन, अब डे 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी। चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डे 2 का क्या क्वेश्चन है? जैन धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। देखिए जैन धर्म आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार क्या, यूपी में यूपी पीसीएस हो या फिर अन्य कोई एग्जाम हो, तो जैन और बौद्ध से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग जो भी चीज देखते हैं बेहतर तरीके से देखते हैं कि हाँ भाई जैन और बौद्ध को तो ठीक से पढ़ना ही है। तो अब जैन धर्म तो वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अब इसमें क्या देखना है, बस ध्यान ये रखना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि पेपर 5 और 6 सिर्फ उत्तर प्रदेश देखेगा। आपको जो भी उत्तर प्रदेश की चीजें पता है वही आपको लिखना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जैन धर्म में प्रसार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। ये लाइन देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो रही है लंबी, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग।
यहां से लिख सकते हैं सीधा कि जैन धर्म के कई तीर्थ स्थल और तीर्थंकर का जन्म, तप और मोक्ष स्थल उत्तर प्रदेश में स्थल है। ये यहाँ से बेहतर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप एक लाइन कट कर दोगे तो आपकी शब्द सीमा बहुत कम हो जाएगी और अच्छी चीज सामने आ जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश जैन धर्म में अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। काफी है इतना, ये आपकी भूमिका बेहतर मानी जाएगी, ठीक है। और शब्द सीमा भी देखी जाएगी, तो ये 20 से 25 शब्द में आपका कंप्लीट हो जाएगा इंट्रो, है ना। अब देख लेते हैं क्या इंट्रो के बाद देख लेते हैं कि भैया जैन धर्म में, या तो फिर इंट्रो में आप सीधा ये लिख सकते थे कि उनका फैक्ट लिख देते, जैसे कि मान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धर्म का जो रहा है यूपी में, कितना रहा है 0.12%। जो 0.12% जैन हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक, पूरे ऑल इंडिया के, ठीक। ये समझ में आ जाएगा, ये लाइन भी आप डाल सकते हो, अगर कोर फैक्ट है आपको पता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तो आप डाल सकते हो उसको, ठीक। फिर जैन के तीर्थंकर की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में कौन कौन तीर्थंकर हुए, तो ऋषभदेव हुए, अभी नंदन नाथ हुए, अजीतनाथ हुए और सुमितनाथ। अगर इनमें से ये और आप लिख देते, जैसे मान लीजिए ऋषभदेव है, ये फर्स्ट है ना, तो ऐसे आपको अगर ये पूरे का पता होता कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नंबर के हैं, तो ये और बेहतर मान लिया जाता, ठीक है। वहीं पर देखिए, ये आप देख लीजिएगा, यहीं पर आप मैप बना दीजिएगा, और वाराणसी, अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, महोबा, बागपत आदि शहरों में जैन तीर्थ स्थल है, जहां इन तीर्थ स्थलों से जुड़े प्राचीन स्थल मंदिर स्थापित हैं। तो आप चाहते तो आप ये ना लिखते लाइन, है ना, ये लाइन भी नहीं लिखते, सीधा आप इनके नीचे यहाँ पर मैप बना देते और मैप में दर्शा देते कि भाई मैप में कौन कौन से स्थल हमारे यूपी में है, ठीक। मैप थोड़ा मेरा खतरनाक बना हुआ है, तो ये जो मैप बना हुआ है डायरेक्ट इसे आप बना सकते थे, ठीक। और इसमें आप ये दर्शा देते ना, तो पता चल जाता कि कौन कौन से, तो ये लाइन हमारे 20 से 25 शब्द ये खत्म हो जाते यहाँ पर और जगह बच जाती। चलिए अब देखिए, आपने यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डिफाइन तो किया ही है एक एक से, तो बेहतर रहता कि वहां पर मैप में ही दर्शा देते सीधे जगह को, ये सब ये वाली लाइन लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। चलिए, यहाँ भगवान, जो वाराणसी की बात हो रही है, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली एवं प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, तो ठीक है, ये बनारस के बारे में जानकारी हो गई। अयोध्या में क्या है, ऋषभदेव की बात हो रही है कि जो अयोध्या है वहां पर ऋषभदेव की जन्मस्थली मानी जाती है, ठीक। फिर हस्तिनापुर क्या है, हस्तिनापुर में जो अष्टपद तीर्थ स्थल है ना, प्रसिद्ध अष्टापद तीर्थ, वो है हस्तिनापुर में माना जाता है, तो ये भी हो गया। बागपत में यहाँ पर क्या है, जैन का दिगंबर का बड़ा एक मंदिर मिला हुआ है, 650 वर्ष पुराना मंदिर है। और महोबा में 12वीं सदी का प्राचीन जैन मंदिर और शिला, वहां पर मूर्तियां भी मिली हुई हैं जैनों की, ठीक, महोबा में। महोबा बुंदेलखंड में ही स्थित है, तो वहां की बात हो रही है। अब देख लीजिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान की बात यहाँ पर हो रही है, और ये हमें 125 शब्द में कम करना था। तो देखिए यहाँ पर ये कैसे लिखा गया है, यहाँ से ये कंक्लूजन लिखा गया है और दूसरे पेज पर लिखा गया है ये, तो बताइए ऐसे से अच्छा है कि हम लोग भाई थोड़ा सा कम लिख लें, बेहतर रहेगा, है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा ये कंक्लूजन है, और कंक्लूजन देखिए यहाँ पर कैसे लिख दिया गया है, तो आपको ये ध्यान करना है। तो जैसे ये लाइन हम लोगों ने यहाँ पर हटा ली, तो अब कितना फायदा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिख सकते थे बेहतर तरीके से। तो देखना है कि ज्यादा फालतू की चीजें से बचना है, चाहे भले ही 125 शब्द में पूछा है ना, आप 120 में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक, या फिर 130 में कर लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा मत ले जाइएगा, ये 150 शब्द में ले जाने का क्या मतलब है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ अनेक शासकों ने जैन धर्म के प्रसार में योगदान दिया, जिससे उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ, मंदिर, मूर्ति, गुफा आदि विकसित हुई। बिल्कुल ठीक बात है। वर्तमान में जैन समुदाय लगातार धार्मिक उत्सव, पूजन और सामाजिक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों का महत्व बना हुआ है। अब कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश जैन धर्म में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास का केंद्र रहा है, जहां जैन धर्म के अनेक अध्याय जुड़े हैं। यहाँ के तीर्थ और मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार का सशक्त प्रमाण भी है। ये ठीक है कंक्लूजन। और कंक्लूजन तो ये है, देखिए पॉजिटिव रहना चाहिए बस, बाकी आप लोग बेहतर तरीके से लिखिए, आगे की चीजें जोड़िए कि हाँ ये चीज हुई है और इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका कंक्लूड बेहतर माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक प्रमुख शासकों का उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का योगदान बताइए, ये 200 शब्द में लिखना है। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, मौर्य काल से लेकर और मुगल काल तक जितनी भी उत्तर प्रदेश के धार्म जो भी स्थल रहे हैं या जो भी घटनाएं हुई हैं, वो हम लोग इसमें बता सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में अनेक शासकों ने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान दिया, ठीक है, ये बेहतर है। उत्तर प्रदेश में इतिहास में ऐतिहासिक विकास में हर युग की विशिष्ट छाप देखने को मिलती है। तो ये पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, इंट्रो में क्या करना है, इंट्रो एक ही पैरा में कंप्लीट होना चाहिए, 2 पैरा यहाँ पर ठीक नहीं रहेंगे, नंबर आपके काट लिए जाएंगे। आप लोगों ने कभी सुना होगा ना पेनल्टी मार्क होते हैं, वो पेनल्टी मार्क कहाँ से आते हैं, यही आते हैं। दूसरा, ये जो लकीर होती है ना,
आप लोगों को जो कॉपी दी जाएगी आयोग में, ये लाइन आपको मिलेगी, है ना, ये लाइन, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो इस लाइन के इस तरफ नहीं लिखना है और ना इस तरफ लिखना है, ये खाली छोड़ना है एकदम, जैसे इस कॉपी में छोड़ा गया है, ठीक है, बेहतर है ये। मौर्य काल का योगदान समझ लेते हैं। तो मौर्य काल से मुगल काल तक हमें जाना है। मौर्य काल में प्रमुख शासक कौन कौन रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। काम क्या रहा है, योगदान इनका? चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर भारत को संगठित किया, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, बनारस, श्रावस्ती, अयोध्या सुशासित प्रांतीय इकाइयां थी इनकी, जो बेहतर तरीके से मानी जाती थी। कौशाम्बी भी बेहतर थी, बनारस भी थी और श्रावस्ती भी थी। ये मौर्य काल से ही एक्टिव मानी जाती हैं, ठीक। कर और न्यायिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया था, कर को और न्यायिक व्यवस्था में सुधार भी किया गया था इस समय, तो ठीक है, ये भी बेहतर पॉइंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सारनाथ सहित अन्य स्थलों पर धर्म प्रचार, स्तूप, शिलालेख और निर्माण इनका किया है, ठीक है, ये भी। फिर यहाँ से देखिए, गुप्त, शुंग और कुषाण और वर्धन काल की बात हो रही है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में फले फूले हैं, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और कनिष्क, ये हो गए पूरे 3 वंश इसमें खत्म हो जाएंगे। योगदान क्या रहा है? समुद्रगुप्त का शासन केंद्र प्रयागराज था, जहां से उत्तर प्रदेश का प्रभावी संचालन हुआ, ठीक है। समुद्रगुप्त जो था ना, वो प्रयागराज से संचालन करता था, केंद्र अपना प्रयागराज को मानता था और वहां से ही शासन चलाता था, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में लिख सकते हैं, ठीक। गुप्त काल में प्रशासन राजा, मंत्री, औद्योगिक अधिकारी, ग्रामीण, विषयपति इत्यादि संचालित करते थे। और गुप्त काल को तो वैसे भी स्वर्ण युग माना जाता है, तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर सिक्के भी देखे गए थे और रेहट जैसी व्यवस्था भी आई थी, जिससे कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी हुई थी। और एरिया कौन सा था? वो उत्तर प्रदेश वाला ही था, ठीक। भूमि राजस्व व्यवस्था संगठित हुई, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत स्पष्ट रूप से दिखाई दिखती है यहाँ से। फिर कुषाणों के शासन में क्या हुआ था? कनिष्क ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था और सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से भी ये समृद्ध हो गया था उस समय तक। और हर्षवर्धन काल की बात करें तो ये तो पूरा उत्तर प्रदेश में ही फला फूला है, तो इनके लिए आप 2 पॉइंट्स डाल सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर मुस्लिम शासक की बात हुई और दिल्ली सल्तनत की बात हुई है। तो दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम शासक में तो आपको पता ही कौन कौन से आए, इनका अगर ब्रीफ यहाँ पर नॉलेज दे दी तो ठीक है, नहीं तो सीधा योगदान से आप लोग लिख सकते थे। जैसे इल्तुतमिश ने गंगा यमुना दोआब में प्रशासनिक नियंत्रण किया था। इल्तुतमिश कहाँ पर आया था? दिल्ली वाले एरिया में आया था, है ना, दिल्ली से आगे वाले एरिया में उन्होंने अपना कंट्रोल किया था। तो गंगा, यमुना, दोआब, ये दोनों क्षेत्रों को इन्होंने अपना हाथ में लिया था और वहां पर प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ावा दिया था, ठीक। फिर खिलजी की बात करें तो राजस्व और मूल नियंत्रण प्रणाली इसने लागू की थी। आप लोगों ने सुना होगा ना बाजार व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था क्या थी? अगर मान लीजिए खिलजी के टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी था, चले खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी को ही देखते हैं, जो पावरफुल राजा होता है उस सल्तनत का या उस काल का, उसकी ही बात की जाती है। तो जो खिलजी काल था उस समय बाजार व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा नियंत्रण किया गया था कि वो कहता था कि अगर किसी ने कोई चीज कम तौल कर दी तो वो उतना उसका मांस काट लिया जाएगा, है ना। और 1-2 एग्जाम्पल भी दिए होंगे उसने, 1-2 बार किया भी होगा, तो लोगों में भय हो गया और लोग ईमानदारी की तरफ चले गए। हालांकि ये कट्टरवादी एक कह सकते हैं कि पहलू था, लेकिन ठीक है, अपना अपना तरीका है। फिर तुगलक शासकों ने प्रशासनिक इकाइयों को संगठित किया, बिल्कुल ठीक बात है। अकबर ने इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा जैसी प्रमुख प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरीय पूंजी की स्थापित की, बिल्कुल ठीक की। मुगलों के नेतृत्व में कला, स्थापत्य, धार्मिक और सहिष्णुता, कृषि सुधार और धर्मांध कार्य किए, ये भी किए गए। उत्तर प्रदेश में देखिए, आप लोगों को जाना है, मुगल काल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आप आगरा जाइएगा। आगरा में आपको फतेहपुर सीकरी मिलेगी, है ना, आगरा का किला मिलेगा, आगरा का जो लाल किला है वो मिलेगा, वहां पर ताजमहल भी मिलेगा। ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। तो स्थापत्य कला, धार्मिक सहिष्णुता, कृषि सुधार और धर्मार्थ जो कार्य थे उनको किया गया। अब यहाँ पर लिख दिया गया कंक्लूजन। देखिए, यहाँ पर एक गलती की जा रही है बार बार कि यहाँ पर आपको प्रमुख चीजें रेखांकित जरूर करनी है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रमुख चीजें रेखांकित करने से आपको फायदा होगा। कैसे होगा? कि आपकी जो बेहतर चीज है उस पर तो एग्जामिनर की नजर जाएगी, वो तो तभी जाएगी तब आप उसको रेखांकित कर रहे होंगे, है ना। तो आप रेखांकित उसको कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक। आपकी अगर कॉपी बहुत जल्दीबाजी में भी चेक हुई तो वो पॉइंट्स आपके देख लिए जाएंगे जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, ठीक। आपको हो सकता है कि आधा नंबर ज्यादा मिल जाए और लोगों से, आधा आधा नंबर अगर हर क्वेश्चन में आपको मिल रहा है तो आप कितने ऊपर जा सकते हैं, है ना। कंक्लूजन में लिखा है, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था मौर्य से लेकर मुगल तक निरंतर सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास किया, जो आज भी इन पुरातात्विक प्रशासनिक परंपराओं एवं प्रमाण प्रदेश में देखे जा सकते हैं। ये बेहतर है, ठीक है। तो हम लोगों ने डे 1 और डे 2 के क्वेश्चन जो है वो आंसर फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। और ये आंसर फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल रहा है
और टेलीग्राम ग्रुप से ही आप जुड़कर हमारे क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं डेली की डेली, उनको आप लिख सकते हो और वहां पर सबमिट करा सकते हो। आपको चेक करके वो 48 घंटे के अंदर मिल रहे हैं। जो लोग जुड़े हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि कैसा रहा। आपको कमेंट करके अगर इस आंसर में मजा आया है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।